Okay, students, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning, गुड मॉर्निंग सर. good morning. ओके, देखिए आप लोग है ना, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. आपका जो थर्ड लेसन है, उस थर्ड लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं. काफी सिंपल लेसन कहलाता है ये. अगर कोई स्टूडेंट क्लास को भी अटेंड कर लेता है ना, जो घर पे उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, अगर उसमें थोड़ा सा वो कमजोर भी रह गया, ठीक है, ज्यादा वो समय नहीं दे पाया, तब भी उसको केवल क्लास से ही ये टॉपिक समझ में आने वाला है. इसलिए हम इसको आसान टॉपिक के रूप में जानते हैं. एक बार से आप समझ सकते हैं. मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को इसमें रिवीजन की आवश्यकता पड़ती होगी. नहीं, हाँ ये जरूर है, हम टाइम टू टाइम समय निकाल के उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग वहां पर काफी कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि ये वो क्वेश्चन है जो 101% बोर्ड एग्जाम में मेरे द्वारा सोल्व होगा. ये वो अपने आप में गारंटी आप लोगों को मिल जाती है. वो अपनी तरफ से गारंटी, दूसरा नहीं देता. आपको खुद को अपने आप में महसूस होता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, वो जरूर मैं सॉल्व कर पाऊंगा. और किसी लेसन में तो फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होते हो आप, यहाँ जरूर है. तो यहाँ पर एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इस नाम को सुन रहे हैं, आव्यू. आव्यू मैट्रिक्स. मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, आव्यू किसको कहा जाता है? तो हम बिल्कुल सिंपल से वर्ड, एक सिंपल वर्ड हम यूज करें तो वो है अरेंजमेंट्स, व्यवस्था. ठीक है, आपके पास कुछ संख्याएं हो सकती है, आपके पास कुछ वस्तुएं हो सकती है, या आपके पास कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, आंकड़े हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है. अब इनको करना क्या है, आपको एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित करना है. अगर आपके पास कुछ संख्याएं हैं तो उनको भी आपको एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित करना है. वस्तुएं हैं तो उनको भी विशेष प्रकार से व्यवस्थित करना है. अगर आपके पास फंक्शंस है तो उनको भी आप एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित करेंगे. अब वो विशेष प्रकार कौन सा होगा, तो बहुत सिंपल सा है, आयताकार. जो व्यवस्था आप लिखेंगे उन वस्तुओं को लेकर, संख्याओं को लेकर, और हम कह सकते हैं फर्नों को लेकर, या और कुछ है आपके पास, तो उनको लेकर जो आयताकार व्यवस्था आपके द्वारा दी जाएगी, उस आयताकार व्यवस्था को ही हम यहाँ पर मैट्रिक्स या आव्यू बोलते हैं. ठीक है, आप इसका बहुत सिंपल सा जो एग्जाम्पल है वो आप अपने किसी भी क्लास के रिपोर्ट कार्ड से ले लीजिए. हर साल आप फाइनल एग्जाम देने के बाद प्रमोट होते हैं और प्रमोट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, स्कोर कार्ड आपको मिलेगा. तो जो आपका स्कोर कार्ड है, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर होता है, एग्जाम वाइज स्कोर होता है, अगर आप उस कार्ड को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये जो मेरा स्कोर है, ये जो नंबर्स है, इनको एक विशेष प्रकार से, या हम कह सकते हैं आयताकार प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, जिसको मैं भी समझ सकता हूं, इसको कोई भी समझ सकता है कि किस सब्जेक्ट में, किस एग्जाम में क्या स्कोर है. हर कोई उसको रीडिंग करके बता सकता है. ठीक है ना, तो वो जो व्यवस्था है वही मैट्रिक्स है. काफी समय से, आपके बचपन से हम कह सकते हैं, जब आपने स्टार्ट किया स्कूलिंग को, स्कूल को स्टार्ट किया, वहीं से मैट्रिक्स आपके साथ साथ पैरेलल चल रही है. ठीक है, वो केवल रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, स्कोर कार्ड ही मैट्रिक्स नहीं है, और भी बहुत कुछ आप देखेंगे. काउंटिंग आप लिखते हैं 1 to 100, ये काउंटिंग क्या है, आप प्रॉपरली, आपको टीचर बोलता है कि आप उसको थोड़ा सही ढंग से प्रॉपरली लिखिए, आगे पीछे नहीं करें, आयताकार रूप आपको प्राप्त होना चाहिए. तो जो काउंटिंग आप लिखते हैं 1 to 100 या 1 to 20 या 1 to 10, 1 to 50, कहीं तक भी काउंटिंग लिख लीजिए आप, या 11 to 20 लिख लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए. तो ये जो काउंटिंग का जो अरेंजमेंट आप देते हैं अपनी नोटबुक में,
ये अरेंजमेंट भी आयताकार रूप में होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप मिलती है, इसलिए इस अरेंजमेंट को भी हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आपने काउंटिंग के अलावा टेबल्स लिखी है, तो वो जो टेबल है ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, ये भी अपने आप में क्या है, एक आयताकार रूप में होता है। या 2 और 3 की टेबल आपने लिख दी तो वो एक आयताकार शेप में आपने लिखी है। अगर आप खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं तो एक अलग बात है। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो वो जो अरेंजमेंट है उसको हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने वस्तुओं को व्यवस्थित कर दिया तो उस अरेंजमेंट का नाम ही क्या है, आव्यूह। ठीक है, अब मैं किसी भी एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बना देता हूं यहाँ पर। अब रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो एक और हम क्या ले लेते हैं, आपके सब्जेक्ट ले लेते हैं, इधर बना देते हैं हम लोग, यहाँ बना लेते हैं। एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे यहां से दिख जाएगा आपको, ये आपका हो गया हिंदी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स है आपके इधर एक साइड के अंदर। इधर हम लोग एग्जाम ले लेते हैं आपका ना, एग्जाम में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ डायरेक्टली आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एनुअली एग्जाम हो जाएगा। एनुअली एग्जाम ऐसे कह देते हैं हम लोग, ईयरली बोल दो डायरेक्टली, ईयरली एग्जाम हो गया। ठीक है, हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जाम हो गया। ऐसे ये टेबल बनती है, ऐसे आप जानते हो तो इस प्रकार से ये टेबल बनेगी। ऐसे यहां हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ओके, यहां पर क्या है, एग्जाम, एग्जाम्स कर देंगे इसको ना, ओके, इधर एग्जाम्स है, इधर आपके सब्जेक्ट्स हो गए। आप एग्जाम्स को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपके टेस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी ले सकते हैं, वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा, अभी थोड़ा छोट ले लेते हैं। अब आपको देखना है हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ है। अब आपको अपना स्कोर जो आपको मिला है वो यहाँ पर एंट्री करनी है। अब एंट्री कर रहे हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर था, सॉरी 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से आप यहाँ स्कोर करते हैं, मान लीजिए 75 स्कोर कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर स्कोर कर रहे हैं 71, फिजिक्स में आप स्कोर कर रहे हैं 65 आउट ऑफ 100, और केमिस्ट्री में आप स्कोर कर रहे हैं, मान लीजिए आप, चलो क्या ले लेते हैं हम लोग, 81, और मैथमेटिक्स स्कोर कर रहे हैं आप 54। ऐसे यह आपका हो गया हाफ ईयरली। जैसी आपकी कंडीशन है, जितनी स्टडी आप कर रहे हैं ना, ये स्कोर भी मैंने आपको ज्यादा दे दिया है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपका ईयरली एग्जाम होता है, तो ईयरली एग्जाम भी 100 मार्क्स का ही मान लेते हैं हम लोग, आउट ऑफ 100 है, तो हम लोग यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आपके 71 स्कोर हो गया, यहाँ पर 77 हो गया, फिजिक्स में थोड़ा सा आपने इंप्रूव कर लिया तो 72 हो गया, केमिस्ट्री में आप थोड़ा डिक्रीज हो गए तो 79 हो गया, मैथ्स में भी आप इंप्रूव करके थोड़ी मेहनत करिए आपने तो 65 हो गए। अब आप देखिए इस अरेंजमेंट्स को, ठीक है, और किसी के भी सामने रख दीजिए इस अरेंजमेंट्स को, वो आराम से पढ़ लेगा। ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी इसके जस्ट ऊपर, है ना, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, है ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेशन, कौन सा सेशन है ना, क्लास, जो भी डिटेल्स आपको लेकर बन सकती है वो टोटल डिटेल इसके जस्ट ऊपर होगी, तो आराम से ये पढ़ा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कार्ड किसका है। अब आप इसको देखेंगे ध्यान से, केवल आप नंबर्स को देखिए, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, केवल आप नंबर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये जो अरेंजमेंट्स है, अगर इनका मैं मिड मिलाऊंगा ना ऐसे तो ये एक आयताकार व्यवस्था है, मिला लो आप, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी आपकी, देख लो, ये एक आयत बन गया। अब आयत ऐसे बने, ऐसे बने, कैसे भी बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारे पास आपका स्कोर है पेपर्स में, एग्जाम में पेपर का जो स्कोर है, इसको हमने सही ढंग से व्यवस्थित किया है। ये जो आयताकार अरेंजमेंट्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है, इसी अरेंजमेंट का नाम होता है मैट्रिक्स। जो आप अरेंजमेंट देते हैं उसी का नाम क्या है, आपका ये मैट्रिक्स कहलाता है। ये अरेंजमेंट आप चाहो तो इनको भी साथ ले सकते हो, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर जो भी डाल दोगे, यूं करके, यूं करके, यूं करके भी घुमा सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया आपके रिपोर्ट कार्ड का।
जो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसी को आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत आसान सा है। परिभाषा को एक बार मैं फिर बोल लेता हूँ, आप समझ लीजिए। शॉर्ट में लिखा हमने, आपके पास संख्याओं का एक समूह हो सकता है, वस्तुओं का एक समूह हो सकता है, या जो फंक्शंस होते हैं फलन, उनका समूह हो सकता है। अब आपको करना क्या होता है? इस समूह को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना है। आयत बन जाना चाहिए। जो आउटर लाइन हम जो ड्रा करते हैं वो एक आयत बनना चाहिए। अगर आयत बन जाता है तो आप इस आयताकार व्यवस्था का नाम यहां पर एक दे रहे हैं, वो बोलेंगे आव्यूह। ऐसा नहीं कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, वो ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इसको एक नाम देना चाहे कि हर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को एक नाम मिलेगा, तो वो नाम क्या होगा? आव्यूह, मैट्रिक्स, ऐसा वो नाम आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे ही आप काउंटिंग देख लीजिए। जैसे मैं काउंटिंग बनाना चाहूँ आपके सामने, देखो आप यहाँ बना लेते हैं हम काउंटिंग, है ना, 1 2 3 4, है ना। चलो यहीं तक काउंटिंग करते चलो हम लोग, ऐसे बनाते हैं हम लोग, 11 12 13 14। आप चाहो तो एक एक और ले लो, 5 15, ले लो। नीचे जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने बनाई नहीं है पूरी, लेकिन आपके लिए थोड़ा कर रहा हूँ ना। आप देखो 21 22 23 24 25, और भी लिख सकते हैं, 31 32 33 34 35। अगर इस अरेंजमेंट्स को आप देखेंगे और भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो सफिशिएंट है हमारे लिए ऐसे। आप इस अरेंजमेंट्स को देखिए और आप इसको ऐसे ज्वाइन करिए आप सबको, तो एक रेक्टेंगुलर शेप आपको मिलेगा। इसलिए जो ये नंबर्स है, संख्याएं हैं, ठीक है, इनका जो ये अरेंजमेंट्स है, जो हमने इनको अरेंज किया है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इस अरेंजमेंट का नाम ही क्या है? मैट्रिक्स। अब बोलेंगे इसको मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो आउटर लाइन आप लोग ड्रा करेंगे। अब इसकी जो विशेषता होती है वो 1 बाय 1 करके मैं यहां लिखूंगा। क्या विशेषता होती है इसकी? जो विशेषता, मैट्रिक्स की विशेषता क्या होती है वो देखिए आप लोग। जो प्रत्येक संख्या, वस्तु या फलन जो भी है, वो किसी न किसी एक क्षैतिज सरल रेखा और ऊर्ध्व सरल रेखा में स्थित होता है। ये समझ लीजिए आप। देखो जैसे आपने 11 ले लिया, 11 ये तो ये ऊर्ध्व सरल रेखा है, ये समझ लो आप। देखो क्षैतिज, ये हॉरिजॉन्टल हम कह सकते हैं लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन है। जैसे 11 है, ये इस क्षैतिज सरल रेखा और इस ऊर्ध्व सरल रेखा का एक वस्तु है, नंबर है। 22 को देखो आप, 22 को, ये सेकंड नंबर का क्या है? हॉरिजॉन्टल रो है, लाइन है, ये आप कह सकते हैं। और वर्टिकल कौन सा है? थर्ड वाला, 1 2 3। यहां पर किसी को भी चेक कर सकते हो, मैं लिख देता हूं एक बार। इसकी विशेषता क्या है? प्रत्येक वस्तु, थोड़ा वस्तु कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं, फलन कह सकते हैं। फलन किसी न किसी एक क्षैतिज सरल रेखा, क्षैतिज सरल रेखा जानते हो ना आप लोग? क्षैतिज सरल रेखा ये जो धरातल के पैरेलल होती है। आपकी जो लैंड है, भूमि है, उसके पैरेलल जो लाइन है वो क्षैतिज सरल रेखा है। आप जानते हो ना, जो आपका ये धरातल है उसके परपेंडिकुलर हो, ये एंगल 90 डिग्री होती है। ये क्षैतिज सरल रेखा है, ये ऊर्ध्व सरल रेखा। जहां से आवाज आ रही है वो म्यूट करें स्टूडेंट्स। क्षैतिज सरल रेखा तथा ऊर्ध्व सरल रेखा होता है, इसकी विशेषता है। ये इसकी विशेषता है। बारीकी से अगर आप जानना चाहेंगे ना,
तो देखो आप किसी भी एलिमेंट को देख लीजिए, आप 75 को ले लीजिए, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है और फर्स्ट ही वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इसका ये एक संख्या है। 77 को ले लीजिए आप, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, सेकंड ये वाली ऐसे हो गया ना, और सेकंड ही वर्टिकल लाइन का एक एलिमेंट है या एक संख्या है। किसी को भी चेक कर लीजिए आप लोग इनमें से, जैसे आपने ले लिया, आपने 23 को ले लिया ये, तो 23 थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड ये वाला, और थर्ड ही वर्टिकल लाइन का एक मेंबर है, सदस्य है, एलिमेंट है, वस्तु संख्या है, ठीक है ना। ऐसे हमने लिखा है, प्रत्येक वस्तु हो, संख्या हो, फलन हो, जो भी आपको मिला है, किसी न किसी एक क्षैतिज सरल रेखा तथा ऊर्ध्व सरल रेखा में स्थित होता है। ये पहली जानकारी। नंबर दूसरी जानकारी लो, प्रत्येक दो वस्तुओं, प्रत्येक दो वस्तुओं के मध्य का स्पेस, गैप, स्थान समान होता है। ये विशेष ध्यान रखना आपको, हर ओर से समान होता है। जैसे कैसे, यहां से यहां तक अगर 1 सेंटीमीटर है ना ये, तो हर जगह 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 अगर एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर यह है तो हर जगह 1 सेंटीमीटर होना चाहिए इसमें, ये इसकी विशेषता होती है इन दो के बीच। और ऐसे भी 1 और 2 के बीच ये स्पेस 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अगर हमने 1 मीटर पे ले लिया तो ये भी 1 मीटर होना चाहिए ना, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। हर प्रकार से ये समान गैप पर होते हैं। इनके जो बीच का स्पेस है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इधर से भी और इधर से भी स्पेस हमेशा क्या होना चाहिए, समान। तो लिखते समय ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, नोटबुक तो बनाए ना आप, ये तो होना ही चाहिए। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर नोटबुक में भी उतारना है, क्यों नहीं उतारेंगे आप लोग। डेफिनेशन जो भी टॉपिक बनता है उसकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है, जब ऑफलाइन क्लासेज होगी तो क्लास में समय मिलता है, एक सब्जेक्ट की 2 क्लास होती है, वो भी 50-50 मिनट्स की होती है, तो वहां पर हम हर एक कार्य को रिटर्न में लेते हैं। टीचर खुद रोक कर अपने, है ना, आपको लिखवाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ हमारे पास समय कम होता है, इस वजह से हम लोग ये कार्य नहीं कर पाते। तो नोटबुक में जैसा आपको समझ में उतारते चले। वैसे मैं आपको पीडीएफ और दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ पहले नहीं देने का कारण क्या है कि तुम लोग फिर मेहनत नहीं करते हो, सीधा सीधा काम कर लेते हो। उतार लो, उसको पढ़ता कोई भी नहीं है। अगर आप समझ के नहीं लिख रहे हैं तो फिर उसका मजा नहीं है। एक बार समझ लो, कुछ कोशिश करो, फिर पीडीएफ मिल जाएगा फाइनली, उसको फिर आप देख लेना, फेयर कर लेना एक बार बैठ कर आराम से। पीडीएफ को 1 से 2 दिन में उतार लोगे आप लोग बाद में। चलो, ऑफलाइन क्लासेस लग गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आगे बढ़िए आप लोग। प्रत्येक दो वस्तुओं के मध्य का जो स्थान है, स्पेस है, गैप है, वो समान होता है, ठीक है। ओके, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अलावा है हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है इसको संगठित रखने के लिए हम हमेशा आयताकार, जो आपका आयत होता है, सॉरी आयताकार नहीं, सॉरी बड़ा जो कोष्टक होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, इसके अंदर देखो आप क्या लिखेंगे हम लोग। आव्यूह में विद्यमान सभी वस्तुओं, विद्यमान सभी वस्तुओं को संगठित रखने के लिए, संगठित रखने के लिए बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम केसेस में। और भी कर सकते हो, लेकिन हम 99% कहते हैं बड़े कोष्टक का
प्रयोग किया जाता है। जो लार्ज ब्रैकेट है उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स कि साफ जो ये अरेंजमेंट्स है, रेक्टेंगुलर तो है, हमें समझ में आ गया रेक्टेंगुलर है, लेकिन सभी वस्तुएं संगठित रहे, किसी दूसरे के साथ मिक्सअप होने का खतरा नहीं रहे, क्योंकि इसके पैरेलल एक और मैट्रिक्स लिख देंगे, इसके साइड के अंदर नीचे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, तो मिक्सअप होने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं इसके पास जो वस्तुएं हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाए, हम कंफ्यूज हो जाए कि ये वस्तु इस अरेंजमेंट का एक पार्ट है या उसका पार्ट है, तो कंफ्यूजन न हो, इसलिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, और आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतया कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स है उनका यूज करते हैं, ए बी सी डी ऐसे का प्रयोग किया जाता है। हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना है। ये लो भाई, एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने ना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जितना जितना हमने लिखा है ना उतना उतना हम एग्जाम्पल देते हैं। इस सबको हटा देता हूं मैं। अब एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए यहाँ पर, जिसे यहाँ तक समझ में आ जाए। हम लोग कोई भी एक अरेंजमेंट लिख रहे हैं ना, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें हम लोग ज्यादातर संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर 12th क्लास में तो नंबर्स ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कोई भी नंबर्स हम ले सकते हैं, जैसे या कुछ लेटर्स ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे ले लिया हमने। ध्यान क्या रखना लिखते समय, यहां से यहां तक का स्पेस, यहां से यहां तक का स्पेस, हर जगह का जो स्पेस है, इधर से भी इधर से भी, ये क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये एक हमने आयताकार व्यवस्था है, आउटर लाइन बनाएंगे तो एक आयत बन जाएगा। अगर मैं मिलाऊंगा ना इसे तो ये एक आयत बन जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम इसको आव्यूह मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप जानते हैं इसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? ब्रैकेट का यूज करेंगे। लार्ज वाला ब्रैकेट यूज करते हैं ज्यादातर, कर लेंगे इसे यूज। और इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल ए आप लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। क्या देखेंगे आप यहाँ पर? अगर मैं इसका ये बनाऊं ना, ऐसे ऐसे बनाना, तो आपको बनाना नहीं है, लेकिन आप सोचोगे रेक्टेंगुलर फॉर्मेट कहाँ है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहाँ है, यहां से आप समझ सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया है। ऐसे हम लोग दूसरा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब ये मत पकड़ना आप इसके अंदर कि हमने यहाँ पर जो क्षैतिज सरल रेखाएं ली है, 1 और 2 ली है, और ऊर्ध्व सरल रेखाएं हमने 4 ले ली है, 1 2 3 4। इनकी कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं होती है और फिक्स काउंटिंग नहीं होती है। आप सोचे 2 ही लेनी है, 4 लेनी है, 1 लेनी है, 10 ले ली है, नहीं। ये हर एक मैट्रिक्स के साथ साथ चेंज हो सकती है। कोई ज्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है, समान हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को समझा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पॉइंट लिख लेते हैं। आगे पॉइंट क्या लिखेंगे? आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स, ठीक है ना आपको? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अवयव किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। जो ये मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जो वस्तुएं आप देख रहे हैं, जो लेटर्स आप देख रहे हैं, जो फंक्शंस आप देख रहे हैं, जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है ना, ये हर एक नंबर, हर एक ऑब्जेक्ट, वस्तु,
या हर एक फंक्शन, हर एक लेटर क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट जो हम नाम दे रहे हैं वो देना बंद कीजिए आप। इसको आप वस्तु मत बोलिए, अब इसको एक शब्द मत, सॉरी क्या बोलते हैं, अक्षर मत बोलिए, इसको एक फंक्शन भी मत बोलिए, इसको एक संख्या भी मत बोलिए। आप हर एक स्थिति में इसको क्या बोलिए? आव्यूह का अवयव। तो आव्यूह का आप एक अवयव है, आप यहाँ पर दूसरा अवयव है, आप तीसरा अवयव है, ऐसे ये एलिमेंट्स है सभी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी बहुत सिंपल है। क्या डेफिनेशन है? आव्यूह में विद्यमान प्रत्येक वस्तु, जिसको पहले हम वस्तु का नाम देते हैं ना, वस्तु, वस्तु नहीं तो क्या बोल देंगे हम लोग? संख्या, या फलन बोल सकते हैं, ऐसे कुछ भी है ना। फलन क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है, आव्यूह का अवयव कहलाता है, आव्यूह का अवयव कहलाता है। ये लो भैया, आव्यूह में जितनी भी वस्तुएं स्थित है, आव्यूह के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु को आप इस मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलेंगे। और इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए से, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसे। एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़िए, आगे थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, आज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं हम लोग। आव्यूह की पंक्ति, छोटी छोटी जानकारी हम ले रहे हैं। पंक्ति, रो ऑफ मैट्रिक्स, बहुत अच्छा है। रो क्या होता है? ठीक है, तो देखो, जिसके पास ये नॉलेज हो ना थ्योरेटिकली, वो ही समझ पाएगा प्रैक्टिकल भी। आव्यूह की पंक्ति क्या होती है? रो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तुम कह सकते हैं जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स या तो एक क्षैतिज सरल रेखा में होंगे या ऊर्ध्व सरल रेखा में होंगे। जैसे ये चार एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये इस क्षैतिज सरल रेखा में है। तो जो प्रत्येक क्षैतिज सरल रेखा है उसको हम क्षैतिज सरल रेखा न बोलकर उसको आव्यूह की पंक्ति बोलेंगे। आप आव्यूह की एक पंक्ति है, आप आव्यूह की कोई दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति इसमें है नहीं है। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? अवयवों की क्षैतिज सरल रेखाएं, अवयवों से प्राप्त क्षैतिज सरल रेखाएं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अवयवों से प्राप्त क्षैतिज सरल रेखाएं क्या कहलाती है? आव्यूह की पंक्ति कहलाती है। आव्यूह की पंक्ति कहलाती है। प्रत्येक क्षैतिज सरल रेखा को आव्यूह की पंक्ति कहा जाता है, रो। जैसे ये है ए बी सी डी, आपको हमने ज्वाइन किया ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल रो बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, इसको हम रो बोलेंगे। और रो का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आर होता है, तो आप आर को हम किससे लिखेंगे? आर से। ये हो गया एक सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसको भी हम किससे लिखेंगे? आर से। रो है ना, लेकिन इसको हम R1 बोलेंगे, इसको हम R2 बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R1। फर्स्ट रो, सेकंड रो, क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो प्रत्येक क्षैतिज सरल रेखा, एक दो, ये क्या कहलाएगी? पंक्ति कहलाती है। प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो उनको कैसे लिखा जाएगा? R1, R2, R3, इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आव्यूह का स्तंभ, स्तंभ कॉलम। ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आव्यूह का स्तंभ
कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ये कॉलम है, ये देखो जो ऊर्ध्व सरल रेखाएं हैं, ये अवयवों की जो ऊर्ध्व सरल रेखाएं हैं इनको कॉलम बोला जाता है। कॉलम 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 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, फोर्थ कॉलम C4, ऑर्डर से 1 2 3 4। तो ये क्या है, अवयवों से प्राप्त ऊर्ध्व सरल रेखाएं, अवयवों से प्राप्त ऊर्ध्व सरल रेखाएं, ऊर्ध्वाधर सरल रेखाएं। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, अवयवों से प्राप्त ऊर्ध्वाधर सरल रेखाएं क्या कहलाती है, आव्यूह का स्तंभ कहलाता है। स्तंभ कॉलम कहलाता है। पर थ्योरेटिकली बहुत कम है, आज की क्लास थ्योरी है, कल से हम टोटल कैलकुलेशन बेस चलेंगे, बहुत आसान है। ये जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको जरूर समझ में आएगा 100%, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले वाले लेसन तो फिर भी अपने आप में थोड़ा अलग टाइप के थे, वहां कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते थे, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको, हर क्वेश्चन समझ में आएंगे, खुद को ही आ जाएंगे। तो देखिए आप, आव्यूह का स्तंभ क्या होता है, अवयवों से प्राप्त ऊर्ध्वाधर सरल रेखाएं, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं और ऊर्ध्वाधर सरल रेखाएं मिलती है, ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए इन दोनों के बीच में, ये देखो ये एंगल 90 डिग्री से हर जगह से ऊर्ध्वाधर जो सरल रेखाएं मिलती है, हर एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा को हम क्या बोल देते हैं, आव्यूह का स्तंभ, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ऐसे बोलते हैं। किससे डिनोट करेंगे, C1 C2 C3 C4 ऐसा। तो कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, C1 C2 C3 इत्यादि से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, समय कितना है मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं, दिखेगा नहीं आपको, आव्यूह का क्रम, नेक्स्ट क्रम, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्रम भी कह सकते हैं इसको, कोटि भी कह सकते हैं, कोटि, आव्यूह का क्रम या कोटि। ठीक है, ऐसे ये वाला कोटि बोल देते हैं ना, आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कोटि क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। देखो यदि एक मैट्रिक्स है, उसके पास m पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां स्टूडेंट, m, और स्तंभों की संख्या क्या है, n। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर, यदि किसी एक मैट्रिक्स, किसी एक आव्यूह के पास पंक्तियों की संख्या m, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तो क्या हो, स्मॉल m हो, तथा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या स्मॉल n हो, तब दोबारा समझ लो इसको, यदि किसी एक आव्यूह के पास पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों का मतलब हो गया जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितनी है, m है, और जो वर्टिकल लाइंस है स्तंभ वो n हो, तब दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, तब m इंटू n, m इंटू n, जो फर्स्ट नंबर होगा वो नंबर ऑफ रो को, और जो सेकंड नंबर होगा नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ रो ऐसे चलेगा,
कितने रो इस मैट्रिक्स के पास है, 1 2 3 4 है ना, और नंबर ऑफ कॉलम ऐसे। जो ऊर्ध्वाधर सरल रेखाएं हैं वो कितनी है वो आप यहाँ लिखेंगे, और जो क्षैतिज सरल रेखाएं हैं वो कितनी है वो आप यहाँ लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, m इंटू एन। तब m इंटू एन इस आव्यूह का क्रम कहलाता है। काफी अच्छा टॉपिक है। ऐसे ही देखो, हम कोई एक मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ से समझना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स लिखते हैं, A1 A2 A3, ऐसे एलिमेंट्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, A4 A5 A6। अब आपको क्या बताना है, इसका ऑर्डर बताना है आप लोगों को ना। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देखो इसको, ऑर्डर को हमेशा यहाँ इस कॉर्नर में लिखा जाता है, स्ट्रेट यहाँ, वैसे कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन प्रचलन में यहाँ है, मैट्रिक्स के बाहर इस कॉर्नर में ऑर्डर लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रो लिखो पहले आप, नंबर ऑफ रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। हर एक क्षैतिज सरल रेखा हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो रो कहलाती है, R1 R2, तो 2 रो है तो 2 लिख दीजिए इनटू। अब नंबर ऑफ कॉलम बताइए, C1 C2 C3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3 को आप यहां लिख दीजिए, 2 इंटू 3 1 हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों के बिटवीन हमने इंटू साइन क्यों लगाया, ये समझने वाली बात है, जल्दी से बताता हूं। क्योंकि अगर आप इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6, 2 इंटू 2 6। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, देख लो 6 एलिमेंट इसके पास है। अगर आप प्लस लगा देंगे तो क्या मिलेगा 5, तो 5 एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो ये इसके साथ कुछ किसी प्रकार से